कहानी एक विवाह ऐसा भी, जिसे लिखा है श्वेता मौर्य ने और आवाज दी है अनुराधा जैन ने। एक विवाह ऐसा भी भाग 1। मुंबई के जाने माने लॉयर ऋत्विक माहेश्वरी ने जीता एक और केस, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, जो केस काफी समय से अटका हुआ था। ऋत्विक माहेश्वरी ने उसे एक ही हियरिंग में क्लियर करा दिया। सिर्फ क्लियर ही नहीं, बल्कि इस केस को बेहतरीन तरीके से जीता भी। इनके एक छोटे से कदम ने न जाने कितने ही मासूम बच्चों की जिंदगी संवार दी। अब देखिए हमारे न्यूज चैनल पर केस से जुड़ी कुछ संजीदा बातें। 100 बात की एक बात, ऋत्विक माहेश्वरी की शानदार जीत के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि सर विक्रम माहेश्वरी और माहेश्वरी खानदान के बेस्ट लॉयर्स होने की लेगेसी अगर कोई और आगे लेकर जाएगा तो वो ऋत्विक माहेश्वरी ही है। चलिए लेकर चले हम आपको कुछ और नई खबरों की तरफ। जैसे ही न्यूज एंकर ने ये बोला, काव्या ने टीवी बंद कर दिया और एक प्यारी सी मुस्कुराहट लिए अपने बड़े भाई वरुण माहेश्वरी को देखते हुए कहा, देखा भाई साहब, ऋत्विक भाई साहब तो आजकल सुर्खियों में छा रहे हैं। आप भी तो बहुत टैलेंटेड हो, आपने क्यों लॉ नहीं करी? काव्या के सवाल के जवाब में वरुण ने अपना ध्यान अपने फोन में से हटाया और उसको देख हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, अगर हम लॉ करते ना काव्या, तो आपके ऋत्विक भाई साहब इस तरह यूं सुर्खियों में न छाए होते। जैसे ही वरुण ने ये कहा, काव्या ने मुंह बना लिया और उसकी बात का जवाब देते हुए कंचन, जो कि काव्या के साथ ही बैठी थी, वरुण की धर्मपत्नी, बोली, हाँ, रहने दीजिए आप और आपकी ये बातें। मैं लॉ कर लेता तो ऋत्विक भाई साहब सुर्खियों में न छाते। पूरा माहेश्वरी परिवार बहुत अच्छे से जानता है आपको लॉ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, तभी आप उत्कर्ष भाई साहब के साथ बिजनेस संभालते हैं। अपनी पोल पट्टी यूं खोलते देख वरुण ने वापस अपनी नजरें फोन में गड़ा ली और फिर बिना उनकी तरफ देखे कहा, हाँ जो भी हो, खैर अभी मुझे बहुत अर्जेंट काम करना है। बिजनेस संभालना भी कोई आसान काम नहीं होता। आप लोग क्या जाने, आप लोग कीजिए अपने ऋत्विक भाई साहब की तारीफ। वरुण को ऐसे बोलते देख कंचन और काव्या दोनों ने एक दूसरे को एक झलक देखा और फिर शरारत से वरुण की तरफ बढ़ गए। शाम के समय ऋत्विक अपने लैपटॉप पर अपना कुछ जरूरी काम कर रहा था। तभी एकाएक दरवाजे की दस्तक सुन वो अपना ध्यान अपने लैपटॉप से हटाता है और कहता है, आ जाइए मासा पापा साहब, आप लोगों को कमरे में आने से पहले इजाजत लेने की कब से जरूरत पड़ने लगी। ऋत्विक की ये बात सुन रचना जी और विक्रम जी, ऋत्विक के माँ और पापा, दोनों अंदर आ गए। जहाँ रचना जी के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी, तो वहीं विक्रम जी थोड़े सख्त दिखाई पड़ रहे थे। रचना जी ने मुस्कुराकर कहा, अब हमारा बेटा सिर्फ हमारा बेटा कहाँ रहा, मुंबई का नामी लॉयर हो चुका है, इतनी प्राइवेसी तो दी जा सकती है आपको। रचना जी की ये बात सुन ऋत्विक हल्के से मुस्कुरा दिया, पर उसका ध्यान तो सिर्फ विक्रम जी पर था, जो बहुत सीरियस दिख रहे थे। माहौल को संजीदा होते देख ऋत्विक ने सीधा विक्रम जी से पूछा, पापा साहब आपको कुछ काम था हमसे? काम तो था बेटे, पर डर लग रहा है कि आप ये कर पाएंगे या नहीं, विक्रम जी ने कहा। तो ऋत्विक के माथे पर चिंता की लकीरें आ गईं। उसने कर्कश आवाज में कहा, ऐसा कोई भी काम नहीं है पापा साहब जो करना नामुमकिन हो। हाँ मुश्किल जरूर होगा, पर हम कोशिश करेंगे। आप एक बार हमें बताइए तो, वो कौन सी बात है जो आपको परेशान कर रही है? एक बार और सोच लीजिएगा ऋत्विक, हम जो बात करने जा रहे हैं उसके बाद आप अपनी बात को पलट नहीं सकते, विक्रम जी ने अपने उसी लहजे में कहा। तो ऋत्विक 2 मिनट रुक आश्वासन जताते हुए बोला, जी पापा साहब कहिए, हम अपनी बात से नहीं पलटेंगे। ऋत्विक के मुंह से ये सुन विक्रम जी के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट तैर गई, जिसे देख ऋत्विक को मामला कुछ पेचीदा लगा। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, विक्रम जी ने कहा, ऋत्विक बेटे देखिए, जिंदगी एक बहुत लंबा सफर होती है और आप चाहकर भी इसे अकेले नहीं बिता सकते। हम जानते हैं आपकी जिंदगी में जो कुछ भी पहले हुआ उसे भुलाकर आगे बढ़ना मुश्किल जरूर है, पर जैसा कि आपने कहा, कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता और आप उसे करने के लिए तैयार हैं, तो हम और आपकी माँ चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में एक नया सफर तय करें। विक्रम जी की बात सुन ऋत्विक को एक धक्का सा लगा। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि विक्रम जी इस तरीके से खेल खेल के उसे बातों में फंसाएंगे। वो आंखें फाड़े विक्रम जी को देख रहा था, तो विक्रम जी हल्की मुस्कुराहट के साथ बोले, बेशक आप एक नामचीन लॉयर की तरह उभर रहे हैं, पर हम भी आपके बाप हैं। दांव पेच कब और कहाँ कैसे लगाने हैं हम बेहतर तरीके से जानते हैं। आप अपनी बात से पलट नहीं सकते हैं ऋत्विक, कहिए क्या फैसला है आपका? नीचे हॉल में वरुण को अपने फोन में मस्त देख कंचन और काव्या दोनों ने एक झलक एक दूसरे को देखा और फिर वरुण की तरफ बढ़ गए। पलक झपकते ही काव्या ने वरुण के हाथ से फोन छीन लिया और फटाफट बाहर भाग गई। इससे पहले कि वरुण इस हरकत पर कोई प्रतिक्रिया कर पाता, कंचन ने पीछे से पकड़ के उसके सीने पर अपने हाथ रख दिए और हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, हम जानते हैं बिजनेस संभालना कोई आसान काम नहीं है और एक शख्स को वही करना चाहिए जिसमें वो बेहतर होता है, जो कि आपने तय किया, समझे आप? कंचन ने कहा। तो वरुण बोला, जानते हैं हम, आप सीरियस क्यों हो रहे हैं? काव्या मजाक कर रही थी, इसलिए हमने भी मजाक में सब कुछ कहा। आप चिंता मत कीजिए, हमें कोई जलन वलन नहीं होती। वरुण ने ये कहा तो कंचन ने एक राहत की सांस ली
उसे शांत देख वरुण ने अपनी बाहों में उसे भर लिया। दोनों एक दूसरे की गिरफ्त में थे। इस बात से अनजान के दरवाजे के पीछे से काव्या दोनों की तस्वीरें खींच रही थी। फोटो लेकर उसने एक तिरछी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर ओढ़ ली और अंदर ही अंदर बोली, इनका कब और कहाँ इस्तेमाल करना है ये तो वक्त बताएगा भाई साहब, आप तो गए। विक्रम जी के अचानक से शादी की बात करने से ऋत्विक घबरा गया था। इतनी जल्दी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला तो उसने नहीं लिया था, इसलिए साफ इनकार करते हुए उसने अपना सर नामे हिला दिया और कहा, इस फैसले के अलावा आप हमसे जो बोलेंगे हम वो करेंगे पापा साहब। फिर रचना की तरफ देखते हुए बोला, मौसा कम से कम आप तो समझें, हमारे लिए ये सब बहुत मुश्किल है। ऋत्विक ने ये कहा, पर शायद इस बार विक्रम जी और रचना जी अलग हट के साथ आए थे। रचना जी की आंखों में नमी तैर गई। उनकी आंखों में आंसू देख ऋत्विक का मन बेचैन हो उठा। तभी रचना जी अपनी नम आंखों के साथ बोली, कितना परेशान करोगे हमें ऋत्विक बेटा, पल पल तो आपको इस तरह तड़पते देखा है, कब तक देखो इस तरीके से आपको बताइए। एक छोटी सी ख्वाहिश है मेरी, आपका घर बसते देखने की, आप इतना भी पूरी नहीं कर सकते हमारे लिए। हम जानते हैं सब मुश्किल होगा, पर आपका पूरा परिवार आपके साथ है, जिंदगी को एक मौका देकर तो देखिए ऋत्विक। रचना जी की आवाज धीरे धीरे रुंधती जा रही थी। ये देख ना चाहते हुए भी ऋत्विक ने अपना सर झुका लिया और धीरे से कहा, हम इस बारे में एक बार जरूर सोचेंगे। उसका ये कहना ही था कि विक्रम जी और रचना जी के चेहरे खिल उठे। ऋत्विक उसके आगे कुछ कहता कि विक्रम जी ने अपने हाथ में पकड़ा एनवेलॉप ऋत्विक की तरफ बढ़ा दिया और कहा, सोचने के लिए आपके पास कल शाम तक का समय है। इसमें लड़की का फोटो है, अगर आप सच में अपने परिवार को खुश देखना चाहते हैं तो कल हमारे साथ लड़की के घर जरूर चलिएगा। इतना बोलकर विक्रम जी वहां से बाहर चले गए। रचना ने अपने आंसू पोंछे और प्यार से ऋत्विक के बालों में हाथ फेर कर कहा, मेरा प्यारा बच्चा, सही फैसला लेना, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। और इतना बोलकर वो कमरे से बाहर चली गईं। उन दोनों के जाने के बाद ऋत्विक अब कमरे में अकेला बैठा था। ना चाहते हुए भी उसकी पुरानी बीती यादें उसके जहन में ताजा होने लगीं। अपने हाथ में पकड़े एनवेलॉप को खोल अंदर रखी तस्वीर को देखने की हिम्मत उसमें नहीं थी। वो बस एकटक उसको देख रहा था, इस असमंजस में कि वो उसे खोले या ना खोले। आखिर ऋत्विक शादी क्यों नहीं करना चाहता था, और क्या ऋत्विक एनवेलॉप खोलेगा? क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनते रहिए एक विवाह ऐसा भी, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।